Dear students, in last lecture we discussed about introduction of thermodynamics, then thermal equilibrium and zeroth law of thermodynamics. Today we will discuss about quasi-static process, first law of thermodynamics, then limitation of first law of thermodynamics. तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। कल हमने किया था थर्मल इक्विलिब्रियम, अब आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम if it is in states of thermal, mechanical, chemical equilibriums। सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे? जब थर्मल, मैकेनिकल, केमिकल तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करें। ठीक है, थर्मल मैंने बताया ही था। थर्मल क्या होता है कि चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा? ज़ीरो होगा। मैकेनिकल में क्या होगा? अनबैलेंस्ड फोर्सेस, देयर विल बी नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस। और केमिकल में क्या होगा? नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सिस्टम। ठीक है, जब ये तीनों मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल ये तीनों इक्विलिब्रियम को एग्जिस्ट करेंगे तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम अगर समझ में आ गया तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्वासी स्टैटिक कब होगी? इन विच द वेरिएशन फ्रॉम थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम आर इनफिनिटेसिमल। मतलब जो वेरिएशंस हैं थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम से वो क्या होने चाहिए? बहुत स्मॉल होने चाहिए। और ये प्रोसेस भी बहुत इनफिनिटेसिमल उसके लिए होगी, टाइम के लिए, मतलब स्मॉल वेरिएशंस देने हैं हमने। ठीक है, तो इसको समझने के लिए, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को समझने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक गैस कंटेनर लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या लिया? ये एक पिस्टन है और इस पिस्टन के ऊपर, इसके अंदर क्या है? गैस है। इस पिस्टन के ऊपर हम क्या करते हैं? एक वेट रखते हैं। और ये वेट किसका बना हुआ है? ये स्मॉल स्ट्रिप्स का है, वेरी थिन स्ट्रिप्स हैं, विच मेड अप ऑफ आयरन, मान लो कॉपर। ठीक है, इनकी बनी हुई है। अब हमने क्या करना है? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को समझने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक ग्राफ अगर ड्रॉ करें किसके बीच में? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। ठीक है, हमने क्या किया? हमने गैस को हीट किया। जब गैस को हीट करेंगे, अगर मैं ये पूरा वेट एकदम से हटा लूँ तो क्या होगा? गैस एक्सपेंड करेगी। गैस एक्सपेंड करेगी तो पिस्टन क्या होगा? अप जाएगा। ठीक है, पिस्टन अप गया, गैस एक्सपेंड हुई, प्रेशर के अंदर क्या आएगा? चेंज आएगा। अब पहले प्रेशर हमारे पास ए पॉइंट ये था। ठीक है, और जब हमारे पास पिस्टन एकदम से मूव किया तो पॉइंट क्या हो गया? बी हो गया। ये प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर डिक्रीज आ गया। ठीक है, अब ये तो हमने एकदम से वेट को क्या किया? रिमूव कर दिया, तो हमारे प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर चेंज आ गया। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के अंदर क्या है कि ए से बी तक जाने में सिस्टम जितनी भी स्टेट्स में से गया है उन स्टेट्स में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होना चाहिए। कैसे? देखो, अगर अब मैं पूरा वेट ना हटा के एक स्ट्रिप हटा लूँ, बिल्कुल मैंने बोला था बिल्कुल थिन स्ट्रिप्स हैं, अगर एक स्ट्रिप में हटा ली तो इसको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन गैस तो एक्सपैंड होगी ना। वेट को हमने क्या किया है? रिमूव किया है। गैस एक्सपैंड होगी तो प्रेशर के अंदर भी स्मॉल चेंज आएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे आ गया मान लो। उसके बाद फिर मैं सेकेंड स्ट्रिप को रिमूव करती हूँ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ये आएगा, प्रेशर ये है। इस तरह से करते करते हम फाइनल पॉइंट बी तक पहुँचेंगे। और
क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग ए से बी तक पहुंचने में सिस्टम जिन जिन स्टेट्स में से गया है उन स्टेट्स के अंदर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होना चाहिए। ये हमारे पास इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। और एक्चुअल में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रियलाइज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को रियलाइज़ करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। उसके बाद हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कुछ प्रोसेसेस हैं जो आती हैं। नॉर्मल आपने नाम भी सुना हुआ है, पर फिर भी एक बार मैं थोड़ी सी बता देती हूँ। जैसे मैंने उस दिन नाम लिया था एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस हीट एक्सचेंज नहीं होगी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास आती है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या होगा, वो प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। उसके बाद हमारे पास आएगी आइसोबारिक प्रोसेस, जिसके अंदर क्या रहता है, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। और आइसोबारिक के साथ साथ आपने एक और पढ़ी होगी आइसोकोरिक, जिसके अंदर क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारे पास प्रोसेसेस थी जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जूल ने 1840 के अंदर 1840 के अंदर जूल ने क्या किया था, एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया था हीट और मैकेनिकल वर्क के अंदर। ठीक है, ये हमें भी पता है, अगर विंटर में हम क्या करते हैं, अपने हाथ को रब करते हैं, अपने हैंड रब करते हैं। अगर विंटर में अपने हैंड रब करते हैं तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। हमने क्या किया है, मैकेनिकल वर्क किया है, मैकेनिकल वर्क किसमें चेंज हो गया, हीट में। इसी तरह से अगर हम स्टीम इंजन्स की बात करें, स्टीम इंजन्स क्या करते हैं, स्टीम इंजन्स हीट को मैकेनिकल वर्क के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जूल ने 1840 के अंदर एक मैकेनिकल वर्क और हीट के अंदर एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया। उसके अकॉर्डिंग क्या था, W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट। ये J क्या है, जूल्स कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, 4.18 जूल पर कैलोरी। ठीक है, अगर हम W और Q को सेम यूनिट्स के अंदर मेज़र करते हैं तो J की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। जब J 1 होगा तो W किसके इक्वल हो जाएगा, Q के। तो W किसके इक्वल हो जाएगा, Q के। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, क्लासेस ने डिफरेंशियल फॉर्म दी थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। उसके अकॉर्डिंग क्या है, dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म है जो क्लासेस ने दिया था। ठीक है, अब इसको समझने के लिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, dQ क्या है, हीट एब्जॉर्ब, du क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और dW क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। इसको समझने के लिए हीट एब्जॉर्ब भी हमें समझ में आ रहा है, वर्क डन भी समझ में आ रहा है, इंटरनल एनर्जी भी कहीं ना कहीं हमने पढ़ा हुआ है, बट थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी क्या है। इंटरनल एनर्जी इसको हम डिनोट करते हैं किससे, यू से। अगर हम किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी के बारे में बात करें तो किसी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, एक तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होती है जो उसकी मोशन की वजह से होती है, प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से होती है,
और तीसरी होती है उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी नाम से ही पता चल रहा है सिस्टम के अंदर की एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी क्या है, मान लो आपने क्या किया है, एक सिलेंडर लिया है, गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर के अंदर जो आपका सिस्टम रेस्ट पर है, लेकिन गैस सिलेंडर के अंदर उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो उसकी वजह से जो इंटरनल एनर्जी होगी दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और अगर हम डायटोमिक की बात करें, डायटोमिक के केस में जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारे पास वाइब्रेशनल की फॉर्म में भी आएगी, रोटेशनल की फॉर्म में भी आएगी। ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये वाइब्रेट करेंगे, पास पास भी आ सकते हैं, दूर दूर भी जा सकते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। डायटोमिक का केस है तो मॉलिक्यूल जो है क्या करेंगे, रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इसकी रोटेशनल एनर्जी भी होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगी। मीन्स इंटरनल एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सिस्टम के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, और वो छोटी छोटी एनर्जीज़ होती हैं, ठीक है। और उसके अंदर ये नहीं जितनी मैंने बताई हैं, ट्रांसलेशनल भी हो सकती है, रोटेशनल भी हो सकती है, वाइब्रेशनल भी हो सकती हैं, और भी छोटी छोटी ऐसी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी एनर्जीज़ हैं तो हम इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते इंटरनल एनर्जी को। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द इंटरनल एनर्जी। हम इंटरनल एनर्जी को तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। हम किसको कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को। इंटरनल एनर्जी हम काउंट डिटरमाइन नहीं कर सकते। हम किसको वो करेंगे, चेंज कितना आएगा इंटरनल एनर्जी के अंदर, हम उसको बताएंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो सिस्टम की है, प्लस उसके अंदर की जो मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो एनर्जी है उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। दो मॉलिक्यूल्स की बात हो गई, मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। और हम इस टाइम पे सिर्फ ये मान के चले कि सिस्टम की क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल एनर्जी है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर डिफरेंशियल फॉर्म लिखी थी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है, और इसको समझेंगे कैसे। ये हमने एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम लिया है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पिस्टन है जो मूव कर सकता है। इसको जब हम हीट करेंगे तो ये मूव करेगा, ठीक है। मूव किया पिस्टन, अब क्या है, हमने सिस्टम को हीट दिया, ठीक है, सिस्टम ने उस हीट को एब्जॉर्ब किया। तो जो सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया, वो जो हीट एब्जॉर्ब की है वो टू पार्ट्स में यूटिलाइज होगी, ठीक है। एक तो किस में यूटिलाइज होगी, इस सिस्टम की, मैंने बोला कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी अपनी होगी। इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी मान लो U1 है, तो जो हीट इसने एब्जॉर्ब की है, हीट का कुछ पार्ट तो इसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, ये जो हीट एब्जॉर्ब की है इस हीट को किस में यूज़ करेगा, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, ठीक है। तो इसकी इंटरनल एनर्जी U1 थी, तो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, U2। और दूसरा पार्ट किस में होगा, एक पार्ट तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज़ कर लिया, और दूसरा पार्ट जो इसमें वर्क डन, पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव किया है तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स में क्या हुआ, हमारे पास जो एनर्जी है वो यूटिलाइज्ड हुई, ठीक है। दो पार्ट्स में एनर्जी यूटिलाइज्ड हुई है, तो चेंज इन, मैंने अभी बोला था हम इंटरनल एनर्जी को डिटरमाइन नहीं करेंगे, किसको करेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को। तो इंटरनल एनर्जी के अंदर कितना चेंज आएगा, U2 माइनस U1, जिसको हमने किसके साथ रिप्रेजेंट किया है, DU के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर हम वर्क डन को सिंपल फॉर्म में लिखें तो वर्क डन क्या होता है,
फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, F इंटू डी एक्स। स्मॉल पिस्टन ने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ही किया ना, मूव किया है, यहाँ से यहाँ मूव किया, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया और साथ में डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। और P डॉट ए डी एक्स ये क्या है हमारे पास, एरिया इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, हम क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम, ठीक है। तो डी डब्ल्यू को मैं रिप्लेस किससे कर दूंगी, पी डी वी से। तो अगर मैं इसकी फॉर्म लिखूँ डिफरेंशियल फॉर्म, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी यू प्लस पी डी वी। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि हीट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती जाती है। तो उन सब को इसमें मतलब आगे जैसे जैसे आप अपग्रेड हुए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या दे दिया गया, उसका नाम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू था, ठीक है। अगर मैं साइक्लिक प्रोसेस की बात करूं, क्लोज्ड साइकिल की बात करूं, तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो ज़ीरो होती है। इसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्यों ज़ीरो होती है, इसकी इंटरनल एनर्जी की ये प्रॉपर्टी है, हमारे पास क्या है, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट पाथ, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, साइक्लिक प्रोसेस क्या है, जहाँ से चले थे घूम के वापस आ जाओ, जहाँ से चले थे वहाँ से घूम के वापस आ जाओ। जब इसी पॉइंट से ए पॉइंट से चले बी पे और वापस बी से ए पे, तो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज क्या आएगा, ज़ीरो होगा। इंटरनल एनर्जी के अंदर अगर चेंज जीरो है साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, तो हमारे पास ज़ीरो हो गया ये क्लोज्ड साइकिल के लिए। लेकिन क्लोज्ड साइकिल के लिए कभी भी हीट ज़ीरो नहीं होती, कभी भी वर्क डन जो है वो ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट होगी, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हीट होगी, वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस के अंदर ज़ीरो नहीं होगा। तो ये जो हमारे पास फॉर्म थी, ये किसकी फॉर्म आ गई, जो जूल ने रिलेशन एस्टैब्लिश किया था, ये रिलेशन वही आ गया अगर हम साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है कि फर्स्ट लॉ की क्या लिमिटेशंस थी। अगर आपने पढ़ा हो तो आपने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ा होगा, खैर वो हम भी अब पढ़ेंगे। लेकिन ऐसी क्या लिमिटेशंस थी फर्स्ट लॉ के अंदर कि हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत पड़ी। तो इसकी फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन फर्स्ट ये है थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ की, कि ये हमें इट डजंट टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ हीट ऑफ फ्लो। ये हमें ये नहीं बताता कि हीट कौन से डायरेक्शन में कैसे फ्लो हो रही है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं फर्स्ट लॉ के। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं लिमिटेशंस को, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए फर्स्ट लॉ में मैंने क्या बोला, फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, इट डजंट टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट एक्सचेंज, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कॉफ़ी है, हॉट कॉफ़ी, टेम्परेचर क्या है 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी तरह से ये आपके पास क्या है, वाटर है, टेम्परेचर क्या है इसका 40 डिग्री मान लीजिए, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट लॉ में क्या है, हीट आपके पास, इसकी हीट इधर जा सकती है, इसकी हीट इधर आ सकती है, कन्वर्ट हो सकती है ना हीट, ठीक है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन ये हमें पता है ना, फर्स्ट आपकी जो हीट है, हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ जाता है, हॉट टू कोल्ड बॉडी। होगा क्या, जब कॉफ़ी और वाटर, ये कॉफ़ी है ये वाटर है, ठीक है, ये साथ में है, तो अब होगा क्या कि आपके पास इसमें से जो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो कहाँ जाएगा,
इसको ट्रांसफ़र होगा। अब कॉफ़ी थोड़ी ठंडी हो जाएगी और जो पानी है वो थोड़ा गर्म हो जाएगा। यही होता है, हमने अभी तक यही पढ़ा है। जो हीट है, हीट फ्लो कहाँ से कहाँ करती है, हॉट टू कोल्ड बॉडी। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग तो ये हुआ ना कि इन दोनों में हीट एक्सचेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये तो इसकी लिमिटेशन होगी कि इसने ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में हीट फ्लो होगी, हॉट टू कोल्ड बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट लिमिटेशन तो हमारे पास ये आ गई। सेकेंड लिमिटेशन क्या है, इट डजेंट टेल अबाउट द क्वांटम ऑफ एनर्जी। क्वांटम ऑफ एनर्जी के बारे में नहीं बताता, विच विल चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, ठीक है। आपने क्या किया, हमने एक बुलेट को फायर किया, ठीक है, फ्रॉम द राइफल। क्या हुआ, आप हीट की वजह से उसका एक पार्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, जिसकी वजह से बुलेट क्या हुई है, राइफल से बाहर गई है। लेकिन होना क्या चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, जो हमने काइनेटिक एनर्जी, जो हमने उसको बुलेट को हीट दिया है, ठीक है, उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा उसका पार्ट, तो बुलेट वापस किस में आनी चाहिए, राइफल में। पर ऐसा होता नहीं है। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।